नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस मिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, आज का ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है वीडियो। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन थे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट आपसे 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन है, दूसरा 51 से लेके 100 तक है, और तीसरा 100 से लेकर 101 से लेकर के 150 तक है। यानी हमने 50-50 क्वेश्चन का 3 पार्ट में बनाया है। तो अगर अभी आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के वीडियो के मेरे चैनल पे वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 पड़ा है, उसे आप देख लीजिए। और इसमें हम लिंक भी डाल देते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का। आप लोग इसके कमेंट बॉक्स के लिंक में देखेंगे तो वहाँ भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज की हमारी ये यूपीपीसीएस प्री की तीसरा पार्ट है। आप लोगों को हम डिटेल एनालिसिस करा रहे हैं। यह एनालिसिस सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के लिए हम नहीं करा रहे हैं, आपको डिटेल एनालिसिस इसलिए करा रहे हैं ताकि आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में जब आप बैठें, या आप यूपीपीसीएस या कोई लोअर पीसीएस या अन्य किसी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये एक तो क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, साथ में आप क्वेश्चन का पैटर्न देख लेंगे और किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, किस तरह हमें सॉल्व करना है, हमें कहाँ से पढ़ना है, इसकी आपको एक गहरी समझ बनेगी। इसलिए यह वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। आपको हम ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, कहाँ से है, और आपको कैसे तैयारी करना है, और 100% सफलता को कैसे सुनिश्चित करनी है आपको। इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। एक एक क्वेश्चन का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन आंसर तो आप देख ही रहे हैं, सामने ही है, लेकिन इसमें डिटेल हम आपको एनालिसिस करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए और अपने आने वाले अगले एग्ज़ाम में इस तरह आप तैयारी करिए जिस तरह हम बता रहे हैं, जिससे आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो सके। तो आइए, हम 100 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, तो आइए लेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट 101 क्वेश्चन पे आइए। देखिए, ये क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए, मांडी, राखीगढ़ी, हुलास। तो देखिए इसमें कौन कौन सा मांडी और हुलास उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से है। ये क्वेश्चन आपको बेसिक है, इसमें कोई बहुत ट्रिक नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे और रिवीजन कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है। आइए 102 में बताते हैं आपको। 102 क्वेश्चन में क्या है? सूची है, पद्म विभूषण क्षेत्र 2025 विजेता। तो देखिए, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, जो हमें हमारे तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये तीनों अवार्ड हर साल जो दिए जाते हैं, इसकी लिस्ट जब आप करंट अफेयर मैगजीन आप खरीदेंगे, या आप जहाँ जिस भी सोर्स से आप पढ़ते हैं, आपको ये सब तैयार करना है। अच्छे से बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब आप पीसीएस की मैगजीन लेते हैं, जब आपका एग्ज़ाम के समय 15 दिन 20 दिन पहले आती है, उसमें कंप्लीट लिस्ट रहती है, तो इसमें आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप लोग करंट अफेयर पढ़े रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये नॉर्मली क्वेश्चन है। देखिए, ये पद्म विभूषण क्षेत्र हैं और विजेता हैं। तो देखिए, चारों हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। हम क्वेश्चन आंसर आपको पढ़कर डिटेल आपका समय नहीं खराब करेंगे, हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे और ये बताएंगे कि आपको किस तरह सॉल्व करना है, कहाँ से पढ़ना है। चलिए 103 क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का है। तो देखिए, कथन क्या है? हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हिमालय में ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में भिन्नताएं होती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भारत के भूगोल से है, या आप इसे विश्व का भूगोल में भी पढ़ सकते हैं, पर्वत और पठार में। और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बहुत याद करने से आपका काम नहीं होगा, इसे आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। देखिए, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। ये बात आपको भी पता है कि हिमालय अगर पर्वत है तो एक तरह की कोई वनस्पति तो होती नहीं है, विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है? हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएँ होती हैं, तो ये भी सही है। हिमालय पे हो या किसी भी पर्वत पहाड़ पे हो, अगर ऊंचाई बढ़ती है, समुद्र तल से उसकी गहराई ऊंचाई ज़्यादा है, या स्थान विशेष पर, तो जलवायु में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। तो ये भी कथन सही है।
और यार एक ये जो है दोनों की व्याख्या भी करता है। अब आगे देखिए, ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है आप लोग का 104। देखिए कथन कारण का है। कथन कारण में क्या दिया है आप लोग का, देखिए सामान्य सीसा तथा टीन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। सीसा व टीन की मिश्र धातु गलनांक तांबे एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से है, जो आपका रसायन विज्ञान होता है, ये क्वेश्चन वहाँ से है। और ये देखिए ये बेसिक क्वेश्चन भी है, और आपको पढ़कर बेसिक समझदारी अगर साइंस अच्छे से पढ़े रहेंगे जिसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है, सामान्य सीसा तथा टीन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के प्रयोग में किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो आपको बिजली के लिए आप लोग अपने बोर्ड में जो फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं वो सामान्यतः टीन सीसा और टीन के मिश्र धातु से प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए कारण क्या है, सीसा व टीन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। गलत है, गलनांक इसके अधिक नहीं होता है, कम होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका केवल एक सही हो जाएगा। 105 में आइए, ये क्वेश्चन आपको बता ही दिए कि केमिस्ट्री से है। अगले आइए क्वेश्चन 105 में देखिए, गवर्नर जनरल वायसराय हैं और उनकी महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपका क्वेश्चन तो है आधुनिक भारत के इतिहास से है, और जो आपका टॉपिक है गवर्नर जनरल व उनके कार्यकाल या उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं। तो ये आपके भारत के इतिहास के गवर्नर और उनके कार्यकाल वाले सिलेबस जो आपका दिया हुआ वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। ये देखिए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये चारों क्वेश्चन हैं और इन्होंने क्या कार्य योगदान दिया है। आप लोग ये बेसिक क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग पढ़े रहेंगे अच्छे से तो इसको कर लेंगे। इसको याद करने की चीज़ें हैं, एक बार आप कंप्लीट पढ़कर बार बार रिवीजन करते रहेंगे, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कोई आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में। संसद के संयुक्त बैठक में ये भारत की राज्य व्यवस्था जो आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट चेक करने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगर आप पढ़े रहेंगे अच्छे से, एक बार समझ लेंगे तो ये सब आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। इसमें देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो पहली चीज़ 109 में संयुक्त संसद का ये आर्टिकल गलत है। दूसरा देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों संसद को आहूत करने की ऐसी कोई बात नहीं, अगर पास हो गया तो संयुक्त बैठक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट गलत है, अर्थात इसीलिए आंसर है ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन देखिए, एपिको आंदोलन निम्नलिखित में किस भारतीय राज्यों से संबंधित है। तो देखिए चिपको आंदोलन कहाँ से था, ये आपका उत्तराखंड था। एपिको आंदोलन कहाँ से था, कर्नाटक था। तो ये आपका क्वेश्चन जो है भारतीय वो आपका पर्यावरण से है। ये क्वेश्चन आपका पर्यावरण से भी है, और ये बेसिक सामान्य जनरल में जीएस में भी आपका आया जाएगा। तो एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं जो आप पर्यावरण के पढ़ेंगे, उससे संबंधित सभी योजनाएं, परियोजनाएं, कौन से आंदोलन चलाए गए पेड़ों को बचाने के लिए, कब कहाँ, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पर्यावरण की बुक में मिल जाएगा। तो आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आप लोग को। चलिए 108 क्वेश्चन बताते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का है। जब आप मैगजीन अच्छे से पढ़े रहेंगे करंट अफेयर की, जो भी सोर्स आप फॉलो करते हैं, चाहे यूट्यूब कहीं किसी का चैनल, किसी कोचिंग से जुड़े हैं, नोट्स है, या जो भी आप मैगजीन जिस भी सोर्स से आप पढ़ते हैं, अगर आप करंट उस ईयर का अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये क्वेश्चन बाहर से नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है और आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए 109 क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देखिए आप लोगों को वन फॉरेस्ट रिपोर्ट, पशुधन रिपोर्ट, और जितनी भी चाहे वो रैंकिंग की रिपोर्टें होती हैं, या चाहे DI हो गया, और आपका रिजर्व बैंक के द्वारा जो जो पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्टें आती हैं, और उस साथ में आपका IMF के द्वारा जो रिपोर्ट आती हैं, अर्थात जितनी भी रिपोर्टें पब्लिश की जाती हैं, जैसे आपके यहाँ ये अभी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पूछा गया है। अब आप UPPCS दे रहे हैं तो आपको पूरे देश का भी देखना है, उत्तर प्रदेश का भी स्पेशली देखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से पूछा गया है और उत्तर प्रदेश से पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किन जिलों में कुल
क्षेत्रफल के 20% से अधिक वन हैं। तो देखिए ये 3 जिलों का ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है 20% से अधिक है। तो देखिए चंदौली और श्रावस्ती इसका आंसर है। तो आप लोग को पता ही है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, सोनभद्र में है। तो इस तरह इसका डिटेल जब आप जो पर्यावरण की रिपोर्ट आई थी, अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, तो ये भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। खैर ये क्वेश्चन डिटेल है, थोड़ा आपको बेसिक समझदारी रहेगी कि कहाँ पे ज़्यादा वन है, कहाँ पे है। तो जब आप कंप्लीट इसकी रिपोर्ट पढ़े रहेंगे तो कर ले जाएंगे। डायरेक्टली तो शायद क्वेश्चन नहीं आप कर पाएंगे इसको। चलिए 110 क्वेश्चन देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो देखिए यह उत्तर प्रदेश का ये कहिए मैप से क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का जो ज्योग्राफी है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें यह पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ यह सीमा करता है। तो देखिए ललितपुर है। क्यों ललितपुर है? ललितपुर 3 तरह से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। केवल एक किनारे से आपके राज्य से टच है, तो एक ही जिला आपका टच करता है, तो इसका ऑप्शन ललितपुर है। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के उत्तर प्रदेश के भूगोल से क्वेश्चन है आपका। अब चलिए 111 देखिए, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इनके गठन का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये 4 जो समितियां हैं, ये गरीबी पे आकलन करने के लिए भारत में गरीबी कितनी है, कितने % लोग गरीब हैं, कितने लोग गरीबी का मानक क्या होगा, ये सभी समितियां समय समय पर बनाई गई हैं। तो देखिए लकड़वारा समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, दांडेकर और रथ समिति, तो चारों समितियां हैं। आप इकोनॉमिक्स का है क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन है। आपको ये इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी समितियां बनाई गई, कब बनाई गई थी, उनकी रिपोर्टें क्या आई, इन्होंने क्या मानक अपनाया था। कभी इनका कोई दूसरा मानक था, कभी कि इन लोगों का जो मानक है कि कैलोरी शहर का कितना है, गांव में कितना कैलोरी है, जैसे 2100-2400 है, अगर उसको कोई कंप्लीट कर लेता है तो गरीबी रेखा के ऊपर है। तो समय समय पे गरीबी का आकलन सरकारें कराती रहती हैं, तो उसी का रिपोर्ट है ये। तो उसी से संबंधित है। 4 समितियां बनी हैं, इनकी डेटा आप इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए 112 में ब्राज़ील के संदर्भ में लिखित कौन सा कथन सही है? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है विश्व के भूगोल से है और जो आपका उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील देश से उठाया गया है क्वेश्चन। ब्राज़ील के भूमध्य रेखी वर्षा वनों को सेल्वा कहते हैं। तो जो ब्राज़ील के जो वर्षा वन होते हैं उनको सेल्वा कहते हैं, और यहाँ के गहरे काले रंग को उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए आप लोग को जब विश्व भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो विश्व भूगोल में कुछ चीज़ें आपकी कॉमन होती रहती हैं कि कौन सा घास कहाँ पाई जाती है, कौन सी उत्तरी अमेरिका, जैसे कौन सी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका में कौन सी घास ज़्यादा पाई जाती हैं, और कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पे किस देश की पहाड़ी, कौन सा पहाड़ है, किस देश की पहाड़ी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये सब क्वेश्चन बेसिक है। ये सब आपको घास, मैदान, मरुस्थल, पहाड़, ये जो विश्व भूगोल का है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। कौन सा जो है बड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कहाँ कोयला की खानें हैं विश्व में, कहाँ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कौन सा देश आगे है, और कौन सा देश ही नहीं उस देश की किस प्रॉपर प्लेस का नाम पूछता है। तो ये सभी चीज़ें आप विश्व भूगोल के बेसिक चीज़ें जो हैं आप लोग इसको अच्छे से तैयार रखिए। चलिए 113 नंबर में देखिए कथन कारण का है। ये पर्यावरण से क्वेश्चन है। पहले बता दूं ये पर्यावरण से क्वेश्चन है। कथन क्या है आपका? कथन है सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। एजेंडा 21 पर विश्व विजेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो एजेंडा 21 पर 1995 में नहीं किए गए थे, ये गलत है। देखिए सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है,
पर्यावरण जो है, जो संपोषणी विकास की अवधारणा आई है, वो संपोषणी विकास या सतत विकास की अवधारणा वही है कि वर्तमान का जो में विकास हो रहा है, हम वर्तमान में विकास डेवलपमेंट करें, लेकिन भावी पीढ़ी के जो हमारे संसाधन हैं उनको क्या है, उससे हम कोई समझौता ना करें। ऐसा नहीं है कि हम संसाधनों का पूरा पूरा दोहन कर लें, ऐसा विकास करें कि आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो वन ना हो, पानी ना हो। इस तरह से मतलब इसका यही मतलब हुआ कि हम ऐसे अपने विकास के क्रम को आगे बढ़ाएं कि सतत विकास, सस्टेनेबल, इसीलिए संपोषणी विकास इसको कहते हैं, ताकि आप लोगों को जो है आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके विकास क्रम न रुकने पाए। हमारा विकास इस तरह हो कि आने वाले भविष्य के लिए कोई प्रॉब्लम, खतरा ना हो महसूस हो, हम इस तरह अपने संसाधनों का दोहन करें। तो ये कारण निष्कर्ष वाला है, तो आप देख ही लिए, इसका आंसर केवल एक सही है, दूसरा गलत है। चलिए आगे 114 में बहुत हम फास्ट कोशिश करेंगे कि जहाँ डिटेल जानकारी देनी होगी वहीं देंगे, नहीं तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का। चलिए, जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित किस मंत्रालय द्वारा किया गया। पहली चीज़, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये जो है आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन का पहल है, ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। ये करंट अफेयर की मैगजीन आप पढ़े रहेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे, इसमें कोई नहीं है, कॉमन क्वेश्चन है। 114 क्वेश्चन हो गया। 115 में आइए, ये क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण का भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये जीव विज्ञान से है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है आपका है। कथन क्या है, मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। दूसरा क्या है, गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, वो बेसिकली ये साइंस का है, और आपको ये ध्यान देना है कि जैसे मानव त्वचा जब पसीने, जो हमारा पसीना निकलता है, वाष्पीकरण होता है पानी का, शरीर की गर्मी को ये ख़त्म कर देता है। ये आपको बेसिक क्वेश्चन समझदारी के लिए है। और गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, जब गर्म का दिन होगा, और आर्द्रता जिसको ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, जब वो रहेगा तो परेशानी तो बढ़ेगी ही आप लोगों को। तो जो है दोनों कथन सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। 116 में आइए, भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन जो है करंट में भी आपका है और पॉलिटी से भी रिलेटेड है। तो चुनाव का जो सुधार किए गए हैं समय समय पर, तो मतदाता फोटो पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरिफिकेशन, पेपर ऑडिट ट्रेल और नोटा, ये सभी जो है कब आए। तो नोट, जैसे सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया गया, उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदाता फोटो पहचान पत्र जो आप लोग का निर्वाचन आईडी बनती है, उसके बाद वोटर वेरिफिकेशन की आपको दिखाया जाता था पेपर से ना, आप लोग को जैसे आप वोटिंग करने गए होंगे, तो अभी हाल में जो वोटिंग हुई है तो आपको कुछ 5 सेकंड के लिए आपको दिखता है कि आपने कौन सी किस बटन आपने क्लिक किया, आपने किसे मतदान दिया है, तो उसका चुनाव चिन्ह दिखता है। उसके बाद क्या है, फिर बाद में निर्वाचन आयोग ने समय समय पे फिर बदला, तो उसने नोटा नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन दे दिया कि आप जितने भी निर्वाचन वाले हैं उसमें खड़े हुए हैं इलेक्शन में, मतदाता जो आप लोग गए, तो उसमें से अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि हमें इनमें से किसी को वोटिंग नहीं करनी है, तो नोटा का ऑप्शन आया। तो ये आपका बेसिक है, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो कंटिन्यू आप स्टडी करेंगे तो ही ये सब चीज़ें समझ पाएंगे कि कब क्या किया गया है। तो चलिए 117 क्वेश्चन में देखिए, शासक है और राजवंश है, तो आप सभी शासकों का ये क्वेश्चन जो है प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन है, और शासक और राजवंश है, तो सभी आप शासक पढ़े जानते रहेंगे, कौन सा जो फेमस हैं उनको तो आप लोग को याद ही करना है, और कौन से शासक किस राजवंश से आए हैं, तो ये सब देख लीजिए आप लोग। ये इतिहास का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आइए, ये देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, अब देखिए ये गुणवत्ता जल रिपोर्ट किसके द्वारा होता है, वार्षिक भूजल, तो भूजल का क्या कौन देगा, केंद्रीय भूजल बोर्ड ही देगा, सामान्य सा क्वेश्चन है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग करंट पढ़ते रहेंगे तो कर लेंगे। अगला देखिए, ये अलाउद्दीन खिलजी आ गया, यानी प्राचीन भारत, ये मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी टॉपिक से है, तो अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजय को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सबसे पहले कहाँ लड़ाई की गई थी, इनके द्वारा युद्ध किए गए थे, तो इनका कार्यकाल लगाना है, तो आप लोग ये देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन में आएंगे, ये भी आपका भारत
ये भी आपका भूगोल से क्वेश्चन है, इससे आप विश्व के भूगोल में भी ले सकते हैं। तो जिसमें हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। 100% ये सही है। आप जानते ही हैं कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं उन्हें सतत वाहिनी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिमालय पर्वत जो बर्फ़ है वो पिघलते रहते हैं और जिसके कारण उन नदियों में कभी भी सूखती नहीं है, वो सदा नीरा नदी कही जाती है, इसलिए इन्हें सतत वाहिनी कहते हैं। हिमालय की ऊंची श्रेणियाँ सदा हिमाच्छिद रहती हैं, ये भी सही है, क्योंकि वहाँ तक उतना गर्मी नहीं पहुँच पाती है सूर्य की, तो हमेशा वहाँ बर्फ़ रहते हैं। तो दोनों कथन सही है। और व्याख्या भी करता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ है तभी न तो पानी आ रहा है, नदियाँ आपकी सदा नीरा हैं, सदा सतत वाहिनी है। तो दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं। ये आपका बेसिक समझदारी का है। जब आप पढ़े रहेंगे कंप्लीट और आप बेसिक इसके कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो ये भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और हम इस तरह आपको समझाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई? अब देखिए ये भी रिपोर्ट का ही क्वेश्चन है। वैश्विक वेतन रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। तो इसमें कौन जारी करेगा वैश्विक वेतन रिपोर्ट? तो श्रम मंत्रालय ही जारी करेगा। वैसे सामान्य समझ किया है, लेकिन ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो आप इसको करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा। और अगले क्वेश्चन में आइए 122 में 4 घटनाएं हैं और ये सभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं। ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से उठाया गया क्वेश्चन है। इसमें 4 योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रम व्यवस्थित करना है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको सबका ईयर पता होगा, तभी आप कर पाएंगे। अर्थात आपकी योजनाएं भी पढ़ना है और कौन सी योजनाएं कब लान, जैसे काम के बदले अनाज कार्यक्रम। कभी सरकार हमारी समय समय पे अलग अलग योजनाओं को गरीबी को दूर करने के लिए, लोगों को जॉब प्रोवाइड कराने के लिए, कुशल जो भी रहें सबके लिए सरकार जॉब प्रोवाइड कराने के लिए अनेक योजनाएं चलाती रहती। जैसे कभी क्या था, काम के बदले अनाज मिलता था, समुदाय विकास कार्यक्रम योजना, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, ट्राइसेम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। तो ये आपको कुछ इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने की चीज़ है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, ये सभी योजनाएं हैं, योजनाओं का ईयर आपको याद करना है। चलिए 123 क्वेश्चन देखिए। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये वित्त आयोग जो बनाए गए हैं 11, 12, 13, 14 इनका कार्यकाल पूछा है। तो देखिए संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति महोदय 5 साल के लिए अलग अलग वित्त आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति करते हैं और वो अपनी संस्तुति सरकार को देते हैं, जिसके द्वारा अन्य डिसीजन लिए जाते हैं। तो आप देखिए 11वां, 12वां, 13वां, 14वां चारों दिया हुआ है, इनका कार्यकाल है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है। अभी तक जितने भी वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं सबको याद करिए और साथ में जब याद करने लगिए तो इनका ईयर भी देख लिए कब कौन आयोग बनाए गए। ठीक है, तो ये पॉलिटी क्वेश्चन है, ये बेसिक है, आपको याद करने की चीज़ें हैं। 123। चलिए 124 क्वेश्चन देखिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये भी आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है और भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? अब देखिए इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया था। तो बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक इंडेक्स आपका बनाया गया था 2010 में, ये एकदम सही है। ये भी इकोनॉमिक्स का है, आप पढ़ेंगे तो ये अच्छे से कर लेंगे। दूसरा क्या है, यह अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वाले को शामिल करता है। एकदम ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। अत्यधिक गरीबी नापना और प्रतिदिन $, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए 125 अपने यहाँ तो है भी नहीं, अपने यहाँ तो कैलोरी मानक है। चलिए मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? तो जो म्यांमार में आया था ना भूकंप, म्यांमार में आया था, तो म्यांमार में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा जो है शुरू किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन है। ये तो जिस ईयर आप एग्जाम में बैठेंगे उस ईयर के कंप्लीट करंट अफेयर आप पढ़े रहेंगे, तो उस समय जो भी आपदाएं आए रहेंगी, ऑपरेशन किए जाएंगे, जितने युद्ध किए जाते हैं एक दूसरे से, उनके
किसी देश में भूकंप, तबाही, ऐसी कोई बाढ़ या ऐसी कोई प्राकृतिक आपदाएं या जो भी करंट के क्वेश्चन बने हुए होते हैं वो आप अगर करंट पढ़ते रहेंगे तो वो सब आराम से कर लेंगे। भारत सरकार ने कब कहाँ क्या किया, अभी हाल में आपका देखिए भूकंप जब आया था तो तुर्की में भी सरकार ने योगदान भेजा था। जब कोरोना था तो भी भारत सरकार मदद किया था। तो भारत सरकार भारत जो है विश्व में कहीं भी कोई समस्या होती है, कभी भी दैवीय आपदाएं या प्राकृतिक आपदाएं ऐसी कुछ होती हैं तो भारत सरकार हमारी मानवीय सहायता हमेशा से करती है, हमेशा करती रहती है। इस चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है। अगर कहीं कोई दिक्कत हुआ है तो भारत सरकार मदद जरूर करती है। तो भारत सरकार मदद करती है तो कोई ना कोई अभियान की विशेष चलाती है तो उसका जो नाम रहता है वो लोग आप लोग करंट में आप पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा। चलिए 126 क्वेश्चन देखिए। नीचे दो कथन और कारण का फिर से क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फिजिक्स का ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें अलग अलग होती हैं, बिल्कुल सही है। पुरुषों और महिलाओं का आवाज़ अलग अलग होती हैं। पुरुषों की आवाज़ थोड़ा मोटी होती है, महिलाओं की आवाज़ थोड़ा पतली होती है। क्यों? तारत्व के कारण। और पुरुषों और महिलाओं के वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है। तो दोनों सही है। तो वही तारत्व जब अलग अलग होगा तभी तो आवाज़ जो है पतली और मोटी निकलती है। तो दोनों सही है, दोनों का ये कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन भी ध्वनि का है और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आप प्रॉपरली बेसिक पढ़े रहेंगे तो भी ये क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। चलिए 127वां क्वेश्चन देखिए। 127वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, भारतीय संविधान 27 जनवरी, भारतीय मानवाधिकार दिवस विश्व 29 जनवरी। तो इसमें यह पूछ रहा है सुमेलित कौन नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी ये तो कन्फर्म है, आप लोग जानते ही हैं। भारतीय संविधान दिवस 27 जनवरी को नहीं मनाया जाता, मानवाधिकार भी नहीं मनाया जाता। ये दोनों स्टेटमेंट जो है नहीं सही है। तो दूसरा तीसरा नहीं सही है। ये क्वेश्चन आपके जो दिवस और दिवस हैं, प्रमुख तिथियां दिवस जो दिए हुए हैं आपको एक सामान्य से बुक में उससे याद कर लेंगे। और इसे पॉलिटी का ये क्वेश्चन है तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा पॉलिटी में भी। और जो आपका अलग से लिस्टिंग होती है दिवस और कौन सा दिन क्या है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ये सिर्फ याद करने की चीज़ है। चलिए 128 में क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करनी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत का इतिहास से है। 4 घटनाएं हैं, चारों घटनाओं का क्रम लगाना है। तो जब आप सारी घटनाओं को पढ़े रहेंगे कब क्या हुआ है तो आसानी से कर लेंगे। चलिए 129 निम्नलिखित में किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, अतुल प्रणय, शमाली श्रीकांत, अमर सेन। ये क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये क्वेश्चन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से है। इसमें देखिए खाद्य सुरक्षा अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई, किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो अमर सेन के द्वारा। तो देखिए आपके यहाँ अभी खाद्य सुरक्षा विधेयक जो है 2013 पास किया गया था और अभी लागू है, सभी को मिलता भी है जो इसके योग्य हैं। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इसको भी कर लेंगे, इसमें भी कोई बहुत डाउट नहीं है। चलिए 130 में हिंद महासागर के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये जो है क्वेश्चन आपका विश्व के भूगोल से है क्वेश्चन। इसमें देखिए 2 कथन स्टेटमेंट दिए हैं। इसे प्राचीन यूनानियों ने इरीथ्रियन सागर कहा था। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। तो दोनों तरफ को स्टेटमेंट सही है। ये बेसिक हिस्ट्री है। तो हिंद महासागर जब आप बुक पढ़ेंगे ये बेसिक क्वेश्चन है, हिस्ट्री है। आप डिटेल जब अध्ययन करेंगे तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए 131 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी है। और जो आपका ये क्वेश्चन आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट से पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई थी और इन्हें लोकप्रिय रूप से मुद्रा नोट जुड़वा कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। और दूसरा क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय क्रमशः वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में स्थित है। ये गलत है। तो आपका पहला क्वेश्चन सही है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब IMF एक साथ है। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? दीर्घकालीन
देता है। आईएमएफ क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म का मतलब बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है साल भर में, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ 1 ईयर में कहीं ज़्यादा आयात हुआ निर्यात हुआ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब प्रॉब्लम होती है, हमारा ज़्यादा होता है तो हम वहाँ जमा कर देते हैं। आईएमएफ में व्यापार कम हुआ तो उतना हम वहाँ से लोन लेके अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर करते हैं। तो दोनों का कार्य अलग है। वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन मुद्रा लोन देता है, आईएमएफ हमें शॉर्ट टर्म लोन देता है। इन दोनों का है, तो दोनों एक दूसरे से इन लोगों का साथ में हुआ था। और चलिए, और दूसरा वाला तो गलत है। इनका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय और ये सब तो आपको याद करने की चीज़ें हैं। चलिए अगला देखिए 132 शिष्य और गुरु। अगला देखिए, ये क्वेश्चन जो है प्राचीन भारतीय इतिहास से है और सामान्य जो धर्म आपका चैप्टर आएगा जिसमें आप बौद्ध जैन धर्म और संत कवि कौन क्या था तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसमें देखिए 4 शिष्य दिए हैं, उनके गुरु कौन है, तो चारों का है, इसका मिलान करना है। तो आप लोग ये पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। चलिए 133 में बताते हैं क्या है, नील कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन विश्व भूगोल से क्वेश्चन है और महासागर सारा और सागर से जो कौन कौन सी सागर धाराएं गर्म होती हैं, कौन कौन ठंडी जल धाराएं हैं और किस महासागर की कौन सी धाराएं हैं, ये सब आप अच्छे से विश्व भूगोल में याद करने रहेंगे। याद करने वाला है, ये लिस्टिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको हमने पहले ही बताया कि आपको पर्वत, पहाड़, नदी और मरुस्थल, घास के मैदान, धाराएं और कौन से सागर किस देश से जुड़े हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। और विश्व भूगोल के ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन ही प्रीलिम्स में दिए भी जाते हैं। ऐसा बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है। एक सामान्य जानकारी जो होती है वही बार बार रिपीट करती रहती है। तो आप लोग को विश्व भूगोल में ये बेसिक चीज़ जितनी है इतना याद कर लेंगे तो भी आप लोग का काम हो जाएगा। चलिए 134 क्वेश्चन, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में ये क्वेश्चन जो है पर्यावरण से है। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट जो दिए हैं इससे आपसे पूछ रहा है कौन सही है कौन गलत, ये आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है क्वेश्चन। तो आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे समझे रहेंगे तो ये कर ले जाएंगे। अब देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, संसाधन निष्करण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए। ये पहला स्टेटमेंट आपके बेसिक समझदारी से भी है। देखिए संसाधन निष्करण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए। तो ये बताइए जितना सृजन है मतलब जिसका निर्माण संसाधन सृजन की दर से निष्करण मतलब संसाधन आप ज़्यादा ख़त्म कर रहे हो और सृजन मतलब निर्माण या पैदावार जो भी आप जिस भी तरह समझिए, अगर वो कम है और ज़्यादा आप कर रहे हो खर्च तो क्या होगा। जैसे मान लो इनकम आपका कम है और खर्च आप ज़्यादा कर रहे हो तो वो कभी चलेगा आपका नहीं ना। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है भाई। सृजन अधिक होना चाहिए, संसाधन सृजन की दर अधिक होनी चाहिए, संसाधन निष्करण अधिक होनी नहीं चाहिए। बेसिक समझदारी क्वेश्चन है। दूसरा देखिए अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण के अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, अर्थात जो कूड़ा करकट है तो जितना पर्यावरण की अवशोषण की क्षमता है उसके अंदर ही होना चाहिए। ये भी बेसिक समझदारी का है, पर्यावरण से ही है। ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। चलिए जहाँ कॉन्सेप्ट रहेगा वहाँ हम करा देंगे, जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा वहाँ सिर्फ हम आपको बता देंगे। ये देखिए ये भारत के भूगोल से है और ये देखिए प्रमुख दर्रे और उनके कौन से राज्य में है, तो दर्रा और राज्य दिया हुआ है, ये याद करे रहेंगे आप तो कर ले जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ याद करने वाला। चलिए 136 में क्या है, ये निम्नलिखित में कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जिस तरह के G20, G7, ब्रिक्स, बिस्टेक या जिस तरह जितने भी सम्मेलन होते हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें आपको याद करना चाहिए। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सदस्य है, कितने देश हैं, कौन नहीं है कौन है, ये बेसिक जब याद किए रहेंगे तो आराम से आप कर लेंगे। देखिए पूछ रहा है खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है इसमें से क्या, तो कौन कौन सा देश है कौन नहीं है याद किए रहेंगे, इसमें कर ले जाएंगे। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए 137 में कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है आपका और ये क्वेश्चन जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से है। कथन क्या कह रहा है, भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। दूसरा क्या है, जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को न्याय तक प्रभाव पहुंच प्रदान करता है। तो ये यार दोनों सही, इसका व्याख्या है। देखिए जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। जनहित याचिका क्या है, मान लीजिए किसी विशेष वर्ग को कोई समस्या है
या किसी व्यक्ति को कोई समस्या है और उसके पास पैसे नहीं है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो जनहित में याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डाल करके उसे न्याय प्रदान कराया जा सकता है। दूसरा क्या है, जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। और क्या है, जो वर्ग कोई कमज़ोर है या जिसके पास पैसे नहीं है, उसमें भी हम जनहित याचिका डाल करके सरकार कोर्ट से हम उसे न्याय दिला सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और कारण भी इसका व्याख्या भी करता है। चलिए 137 हो गया। 138 क्वेश्चन देखिए। 138 में ये आपका भारतीय भूगोल में भी मिल जाएगा, भारतीय पर्यावरण में भी मिल जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य कहाँ है, तो आपको याद करने की चीज़ें हैं, याद करिए। चलिए 139 पुलिस पुरस्कार श्रेणी 2025 ये करंट अफेयर से है। जो पुरस्कार दिए गए हैं उनके विजेता कौन है, पुरस्कार जितने भी दिए जाएंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, उसे आप लोग करंट अफेयर से पूरा का पूरा तैयार कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। समय के रहने से पहले ही जब पब्लिश हो, जो पुरस्कार मिले उसको आप लगातार नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। या तो आप इस तरह करिए, नहीं तो लास्ट के जब 15 दिन 20 दिन पहले आप 1 ईयर की मैगजीन लेंगे तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में सही नहीं होने वाला है। ये चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं एनालिसिस इसलिए नहीं करा रहा हूँ, इतना समय दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर तो ऑलरेडी इसमें ठीक है। इसमें हमें क्या बताना है, हम यही बता रहे हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। इसमें आपको याद करने की चीज़ें हैं, लेकिन समय के पहले मैगजीन जब पब्लिश कोई होता है तो याद करते रहिए। केवल एक बार ईयरली मैगजीन है कि उसके भरोसे मत बैठिए, नहीं तो लास्ट के 15 दिन पहले आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे और आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और आपके क्वेश्चन सब गलत हो जाएंगे। चलिए ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140। निम्नलिखित में कौन सी घटना 1911 में घटित हुई, ये कौन सी है, आधुनिक भारत का इतिहास। अब देखिए 1911 का पूछ रहा है, बंगाल का विभाजन रद्द करना, राजधानी कलकत्ता दिल्ली परिवर्तन, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के लखनऊ बीच समझौता। तो देखिए 2 घटनाएं जो हैं घटित हुई थी, बंगाल का विभाजन रद्द भी किया गया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र भी की गई। 2 घटनाएं ठीक है ये। और तीसरा जो है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो लखनऊ समझौता हुआ था 11 में नहीं हुआ था, ये 16 में हुआ था, जिसकी MC मजूमदार जो थे अध्यक्ष थे, तब जाकर के इन लोग का समझौता हुआ था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। ये क्या है, आपके आधुनिक भारत के इतिहास है, आपको पढ़े रहेंगे तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। चलिए 141 में आइए। ये क्वेश्चन जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से है। ये बेसिक क्वेश्चन आपका है, अनुसूचियां हैं और अनुसूचियों का विषय है, एकदम सा बेसिक है। सभी आपको अनुसूची, किस अनुसूची में कौन सा विषय है, किस भाग में कौन सा विषय है, टॉप के 50 अनुच्छेद और मेन अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। सभी अनुसूचियों का पता होना चाहिए, सभी भाग पता होना चाहिए और आपको उद्देशिका पूरा पता होना चाहिए। उससे बनने वाले, उससे समझने वाले सभी क्वेश्चन आपको बेसिक पता होने चाहिए। तो देखिए अनुसूची है और विषय है, याद किए रहेंगे तो आप कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए 142 में देखिए, दिल्ली सरकार के बायो डिस्पोजल एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में करंट अफेयर से क्वेश्चन है और कौन सा कथन सही है। तो जो देखिए, अक्सर आप लोग न्यूज़ में देखते होते हैं कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण बढ़ जाता है, फिर पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। कभी कोई कहता है किसानों ने पराली जला दिया, फिर का पराली जलाने पे विवाद होता है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो ही जाता है, तो उसमें सरकार जो है अपने तरफ से कुछ न कुछ कम करने का प्रयास करती है। तो उसी संबंध में दिल्ली सरकार के जो बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम, ये जो है कार्यक्रम चलाया, उसके संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन आपका सही है। तो पराली को खाद में बदलने के लिए मदद के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजल घोल मुक्त से उपलब्ध कराया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करंट का क्वेश्चन है, ये जब सब क्वेश्चन आया होगा तो आप पढ़े रहेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे तो आप इसको भी कर ले जाएंगे। 1 लाइनर मत पढ़ा करके, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं। चलिए 143 में देखिए, नगर है नदी। अभी हमने आपको बोल रहा था कि कौन सा देश, कौन सा शहर, किस नगर, किस नदी पे, बेसिक क्वेश्चन है। इसे भी आप देखिए, ये क्वेश्चन विश्व के भूगोल से है और आप इसे सभी नगर और प्रमुख नदियाँ जो है, नगर और उनकी नदी किस नदी पे है, इसे याद किए रहेंगे तो आराम से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 144 कथन कारण का है। ये भी क्वेश्चन भारत की अर्थव्यवस्था से है। देखिए कथन क्या है, उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। MRP वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। देखिए MRP होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अर्थात उससे ज़्यादा तो कोई बेच ही नहीं सकता।
एमआरपी भारत में अगर एमआरपी जो है एमआरपी अगर पड़ गई उसका मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते आप, उससे कम बेच सकते हो। तो जो विक्रेता को क्रेता से सुनना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कम भी हो तो ये गलत है। लेकिन ये क्या है, उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य के एमआरपी से कम पर मोल भाव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने भी बताया कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है तो उससे मोल भाव करने के लिए स्वतंत्रता है, इसमें हमें कोई बाध्य थोड़ी है। अरे वो कम नहीं करेगा, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारा देश में अगर कोई सामान हम ले रहे हैं उसमें रेट पड़ा हुआ है, लेकिन हम कह सकते हैं कि भाई इसमें कुछ कम करो, या कुछ हमें टैक्स नहीं, कुछ छूट नहीं है क्या, डिस्काउंट नहीं है क्या, तो कम कराने का बिल्कुल हमारा अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये आपकी इकोनॉमिक्स का है और ये आपकी बेसिक समझदारी के क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहेंगे तो इसको भी कर लेंगे। चलिए 145 उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादन है, एकदम सही है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आलू कहीं पर भी नहीं होती है। भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया केंद्र स्थान, अलीगढ़ में कहाँ है यार, आलू का तो जो है आगरा में है। चलिए तो ये क्वेश्चन पहला वाला सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है ये, और यूपी स्पेशल तो आप लोग पढ़ेंगे अगर यूपी का पेपर दे रहे हैं। चलिए 146 क्वेश्चन देखिए, बांध और नदी, और प्रमुख बांध है और नदी है, ये आपके भारत के भूगोल से क्वेश्चन है। इसको आप बांध और नदी जो हैं इनको याद करिए। ये सभी जितने भी आपके भारत के भूगोल के प्राकृतिक संसाधन हैं उन सभी की लिस्टिंग जितनी दी गई है सबको आप याद कर जाइए, एक बार नहीं 10 बार पढ़ जाइए। ये सब क्वेश्चन ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होगा और हमेशा घुमा फिरा क्वेश्चन आता रहता है। चलिए 147 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो आप लोग को पता है जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था पूरा हमारे लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें क्या है जलियांवाला बाग में गोली चल गई थी, पूरा सब लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा पूरे देश में शोक की लहर छा गई, तो बहुत से लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए वही पूछ रहा है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा कौन दिया था? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन चेट्टूर शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया था। ये क्वेश्चन आपको प्राचीन भारतीय आधुनिक भारतीय इतिहास का है, और जलियांवाला जब जो कांड आप पढ़ेंगे हत्याकांड तो उसमें डिटेल आप जब बुक का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि जब ये घटना हुई तो उस समय जैसे किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने जांच हुई थी, कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई थी, भारत अपने तरफ से भारत वालों ने जो बनाई थी इसकी रिपोर्ट कौन दिया, उसके अधिकारी को साथ क्या हुआ, किसने इस्तीफा दिया, किसने क्या कहा, उस संबंध में जितनी भी है आप अब कंप्लीट अध्ययन करेंगे तो इसको भी कर ले जाएंगे। चलिए 147 के बाद 148वां क्वेश्चन देखिए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से भी है और ये इकोनॉमिक्स का बेसिक समझ का क्वेश्चन है। पूछ रहा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है IMF ही जारी करता है। और इसीलिए कहा कि जितने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF का क्या है, ये शॉर्ट टर्म लोन देता है। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के लिए, जैसे आयात निर्यात साल भर में जितना हुआ अगर हम सरप्लस में हैं तो अपने पैसे को वहाँ हम जाके जमा कर देते हैं, और अगर कम है तो घाटे को हम लेने के लिए IMF से हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं आयात निर्यात के लिए। तो इनका काम है, वर्ल्ड बैंक का काम है दीर्घकालीन डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए पैसा देता है। चलिए 149 क्वेश्चन देखिए, दो कथन कारण दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है बाबर ने चगाई, ये भारतीय मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है। ये बाबर चैप्टर से आपका है। बाबर ने चगताई तुर्की ए तुजुक ए बाबरी लिखा, ये सही है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखा था। और दूसरा क्या है, तुर्की दरबार मुगल दरबार की राजभाषा था, तुर्की नहीं थी, फारसी थी ना, तुर्की नहीं थी, तो ये गलत है। चलिए 149 है, ये मध्यकालीन इतिहास का है, जब आप पढ़े रहेंगे इसको भी कर लेंगे। चलिए 150 क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है, पॉलिटिक का क्वेश्चन है। देखिए 150 में क्या है, नगर पालिका के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष नहीं है, 21 ईयर है, और नगर पालिका में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। नगर पालिका और ग्राम सभा दोनों में 1/3 रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया गया है, तो इसलिए स्टेटमेंट सही है। ये आपका
74वां संविधान संशोधन में डिटेल आपका दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो देख लीजिए, इस तरह से हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में यूपीपीसीएस 2025 का कंप्लीट पेपर एनालिसिस करा दिया। एक एक क्वेश्चन को बता दिया किस सब्जेक्ट का है, आपको किस तरह पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन पे आपको याद करना है बार बार, कौन से क्वेश्चन में आपको बेसिक बुक से लेके समझदारी करना है, करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, जो भी इसके डिफरेंट आयाम थे सभी पे हमने गहन चर्चा कर दिया। इसीलिए इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में बनाया ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोर ना होइए। और आप लोग 50 क्वेश्चन दिए हैं कि एक दिन में आप एक देखिए, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा देखिए और अपनी समझ को डेवलप करिए और इस तरह पढ़ाई करते रहिए और सफलता 100% मिलता है सही डायरेक्शन में। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप लोगों ने इतना देर तक जो हमारा वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।